सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और यहाँ पे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे। इसके अंदर अभी तक हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व, इसके अलावा जो अजम्पशंस लिए जाते हैं मटेरियल के टाइम पे, वो सब हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी होती है मटेरियल की, जैसे कि टफनेस हो गई, रेजिलिन हो गया, प्रूफ रेजिलिन, मॉडल्स ऑफ रेजिलिन, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, ये सब हम कवर कर चुके हैं। इस वाले चैप्टर में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को डीपली कवर करेंगे कि किस टाइप का, कितने टाइप का ये होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस होता है, सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। इसके अंदर सबसे पहला जो होगा वो होगा बेंडिंग और एक्सियल स्ट्रेस। जो हम पहले जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस था, इसी को हम ये बोल देते हैं। यहाँ पर अगर फोर्स पी लग रहा है और यहाँ पर अगर एरिया ए है, जो यहाँ पर स्ट्रेस आएगा पी अपॉन ए, ये होगा बेंडिंग, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट और एक्सियल स्ट्रेस, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। दूसरा बी जो होगा वो होगा अपना बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस ऐसे होगा जैसे कि अगर कोई भी बीम है, ये दो सपोर्ट पे है, यहाँ पे अभी इसके बीच में अगर फोर्स लग रहा है पी, तो इसके कारण से यहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा इसकी पूरी उसके अंदर, इसको हम बेंडिंग स्ट्रेस बोल देते हैं। दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम ही होगी, लाइक परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर लगेगी ये स्ट्रेस। तो यहाँ तक हम नॉर्मल स्ट्रेस देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं शेयर स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर लगता है और शेयर स्ट्रेस जो एरिया होता है उसके पैरेलली लगता है। इसके यहाँ पर जो होगा इसके पैरेलल लगेगा। ये भी दो टाइप का होता है। पहले टाइप का होता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है जैसे कि अगर कोई बॉडी है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे दूसरी बॉडी, अगर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं पी और यहाँ पर भी अगर फोर्स लगा रहे हैं पी, तो देखिए इन दोनों बॉडी के बीच की एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है। ये इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं पी से, इसको इधर लगा रहे हैं, पर दोनों चिपके हुए। तो अब देखिए इस वाला जो है बॉडी, इस वाला इसके एरिया पे, ये वाला जो एरिया है इसके यहाँ पे, ये इसके जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने का ट्राई कर रहा है, जिससे कि वो उसको छोड़ना दे। जैसे कि अगर ये इधर फोर्स लग रहा है इस पर, तो ये वाली जो बॉडी, एक नंबर और दो दे देते हैं इसको। अगर एक नंबर पे इधर फोर्स लगा, दो नंबर इस पर इधर इतना ही फोर्स लगा रही है, जिसके कारण से इसको ये दोनों साथ में कॉन्टैक्ट में बने रहें। तो इस टाइप के जो स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होता है उसको हम बोल देते हैं शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर। सेकंड होता है यहाँ पे टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस जैसे कि कोई अगर बार है, इसके यहाँ पर अगर कोई टोट लगा रहा है, तो इसके कारण से जो इसका जो प्लेन यहाँ पे जो ये एरिया है, इस जगह पे जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होगी उसको हम टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि इसको अगर मैं घुमाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एरिया होगा इसके ऊपर, जैसे कि ये इसके यहाँ पर ऐसे घुमाने का अगर मैं ट्राई करूँ ऐसे दोनों हाथों पे, तो यहाँ पे जो एरिया है इस पर क्या ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये इस टाइप से फोर्स लगा रहा है इस पर, तो इसके अपोजिट ही इस टाइप से ये दूसरा जो बॉडी होगी वो उस पर फोर्स लगा रही है, जिससे कि वो घूमने ना दे। जैसे कि ये इसको मैं घुमाने का ट्राई कर रहा हूँ पर ये घूम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट ही ये टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस लग रहा है जो इसको घूमने से उसको रोक रहा है। उसको हम टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस बोल देते हैं।
सो आई होप आपके लिए कि ये सब क्लियर हो चुका होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी है। आगे हम इन सबको ही डीप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो है, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, हम उनको पहले देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सिस की बात करें, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अगर कोई भी प्लेन है, जैसे कि ये मान लीजिए प्लेन है यहाँ पे, तो देखिए ये y और z के परपेंडिकुलर है। जिस एक्सिस, जो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी उसको हम फेस बोलेंगे। जैसे कि अगर तो इसको हम एक्स फेस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है, ये एक्स जो एक्स एक्सिस है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, इसलिए हम इसको एक्स फेस बोलेंगे। अगर यहाँ पे y पे होता है जैसे कि ऐसा एक प्लेन, तो हम इसके जो यहाँ पे होता इसको हम वाई फेस बोलते हैं। अगर यहाँ पे होता तो इसको हम जेड फेस बोल देते हैं। तो हमें जब भी हम स्ट्रेस को बताते हैं कौन सी डायरेक्शन में है, तो जिस फेस पे होता है और जिस डायरेक्शन में उसको लग रहा होता है सबसे पहले होता है। जैसे कि इस डायरेक्शन पे, अगर इस डायरेक्शन में अगर कोई स्ट्रेस लग रही है नॉर्मल, जैसे कि स्ट्रेस लग रही है, तो ये कौन से फेस पे, इस वाले फेस पे, तो इसको एक्स, और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम सिग्मा एक्स एक्स से डिनोट करेंगे। अगर इसी जगह पे अगर कोई स्ट्रेस ऊपर की साइड लग रही होती है, तो जैसे कि ऊपर की साइड लग रही है यहाँ पे, पर यहाँ पे जैसे कि दूसरे पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में लग रही है यहाँ पे कोई स्ट्रेस ऐसा, तो ये लग कौन से फेस पे रही है, वाई पे, और ये डायरेक्शन कौन सा, एक्स, तो ये वाई एक्स हो गई। तो और ये क्या है, शेयर स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेस को कैसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो 3D में रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम किस टाइप से करते हैं। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये किस टाइप से किया गया है। 3D रिप्रेजेंटेशन, इसकी कोई सा भी अगर एक्सिस ले लें, इस टाइप से अगर हम ले लेते हैं, तो और हम इसका ये वाला फेस देखते हैं, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड। इस टाइप इस फेस पे जिसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा तो सिग्मा लग रहा होगा। कौन सी डायरेक्शन है इधर, कौन सा फेस है, एक्स फेस, क्योंकि एक्सिस के एक्सिस के एक्स एक्सिस जो इस फेस के परपेंडिकुलर है यहाँ पे ऐसे, तो एक्स फेस हो गया। और किस डायरेक्शन में, एक्स एक्स में, सिग्मा एक्स एक्स हो गया। अगर यहाँ पर ही अगर हम इस टाइप से ऊपर ले लें, तो ये है कौन से फेस पे, एक्स पे, और किस डायरेक्शन में, वाई में, तो ये और क्या है, शेयर स्ट्रेस। अगर आपको समझ नहीं आता शेयर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस है ये, तो आप सिंपल से एरिया के लिए दोनों सेम हो गए तो वो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अगर इसके अलावा हमेशा वो शेयर स्ट्रेस हो, ये यहाँ पर हो गया। अगर हम इस डायरेक्शन में लें तो ये फेस कौन सा है, एक्स फेस, यहाँ पे तो ये एक्स हो गया, और किस डायरेक्शन में, जेड में, तो ये शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स। इस हिसाब से हम सारे प्लेन्स पे लिख सकते हैं। तो ये इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखिए सिग्मा एक्स एक्स आएगा, सिग्मा वाई वाई आएगा और सिग्मा जेड जेड आएगा, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सबको हम नॉर्मल उस पर भी रखा जाता है, जैसे कि मतलब ये मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर इनको हम दिखाते हैं, जैसे कि थ्री डी स्ट्रेस मैट्रिक्स। सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। सबसे पहले हम फेस, एक्स फेस, वाई फेस, जेड फेस, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ पे ऐसे चल जाएगा टाउ
वाई फेस में क्या आएगा, वाई सबसे पहले एक्स, फिर सिग्मा, दोनों वाई वाई आएंगे यहाँ पे, और फिर आगे आएगा टाउ वाई जेड, और फिर तीसरा क्या आएगा टाउ जेड फेस, सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में, टाउ जेड फेस फिर वाई डायरेक्शन में, और सिग्मा जेड जेड डायरेक्शन में। तो ये जो होती हैं ये तो होती है नॉर्मल स्ट्रेस, और जो बाकी की जो 6 बची ये होती हैं शेयर स्ट्रेस। आप इसमें देख लीजिएगा अगर कोई पीछे छूट गई हो तो ये 3D हो गया। 3D हमारे जनरली काम नहीं आता है क्योंकि हम 2D में ही सबसे पहले मतलब चीज़ों को डील करना सबसे सही रहता है, क्योंकि 3D में बहुत सारे वो वेरिएबल्स आ रहते हैं तो हमसे सही ढंग से डील नहीं हो पाता, तो हम 2D में देख लेते हैं, 2D रिप्रेजेंटेशन। तो हम उसको सिर्फ फेस में इसी टाइप से दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया ये वाई फेस और ये एक्स, तो हमें दिख रहा है कि ये फेस जो है ये एक्स के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कौन सा हो गया एक्स फेस। तो इधर जो सिग्मा लगेगा वो कौन सा लगेगा एक्स, एक्स फेस में और एक्स डायरेक्शन में। ऊपर की साइड जो होगा वो किधर लगेगा सिग्मा वाई फेस में और वाई डायरेक्शन में। ऐसे ही नीचे की साइड जो भी यहाँ पे ये मटेरियल होगा ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। हमेशा आप जब भी कोई कुछ भी बनाएं तो उस टाइम पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस पर सारे के सारे फोर्स जो हैं वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में, सारे के सारे बैलेंस्ड होने चाहिए, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता ना, तो इसलिए इस पर सारे के सारे फोर्स बैलेंस ही होने चाहिए। जैसे सिग्मा वाई वाई ऊपर लगाए तो सिग्मा वाई वाई नीचे भी आएगा, इस डायरेक्शन में लगाए तो वो इस डायरेक्शन में भी आएगा। इसके अलावा देखिए अब जैसे कि ऊपर की साइड में शेयर स्ट्रेस लगाता हूँ तो ये कौन सा फेस है एक्स फेस, किस डायरेक्शन में जा रहा है वाई में, तो ये ऊपर की साइड है तो यहाँ पे नीचे की साइड, क्योंकि ऊपर की साइड ऊपर से लगाऊँ तो ये ऊपर हो जाएंगे दोनों, इसके काउंटर के लिए इधर लगाना पड़ेगा टाउ, और फेस तो अभी भी एक्स ही है और डायरेक्शन कौन सा है नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है वाई डायरेक्शन में। तो इसी टाइप से अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक, ये तो इसका था टाउ, कौन सा फेस है ये यहाँ पे देखिए, ये जो फेस है ये वाई का परपेंडिकुलर आ रहा है और किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पर ये इधर लगा है तो ये इधर लगेगा टाउ वाई फेस एक्स डायरेक्शन में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका भी हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। टू डी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो इसका तो काफ़ी सिंपल सा होता है, सिग्मा एक्स फेस किस डायरेक्शन में एक्स में, एक्स फेस किस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, वाई फेस किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई फेस किस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। तो इस टाइप से इसका ये हो जाता है। और हमने स्ट्रेस जो थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, शेयर स्ट्रेस भी हो गया। अब हम स्ट्रेन देख लेते हैं कि स्ट्रेन कितने टाइप का होता है और किस किस टाइप से होता है। सबसे पहले होगा एक्सियल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि ये हम पहले से ही पढ़ के आ गए। इसकी कोई भी मटेरियल होगा उस पर फोर्स लग रहा होगा अगर पी, तो उसकी जो भी चेंज होगी लेंथ एल थी फिर एल नॉट हो गई, तो यहाँ पे एल नॉट माइनस एल अपॉन एल, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम एक्सियल स्ट्रेन बोल देते हैं। सेकेंड होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन इसके अंदर होता है डेल्टा बी अपॉन पी। इसका मीनिंग सिंपल सा ये होता है कि अगर जैसे कि यहाँ पे ये इसकी ये भी होगी यहाँ पे बी, तो ये जो है ये बी डैश हो गई, तो ये बी ज़्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि अगर इसकी लेंथ बढ़ी है तो इसका फोर्स इसकी विड्थ जो होगी ये कम होगी यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा बी डैश कम होगा। तो यहाँ पर ये डेल्टा बी अपॉन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश माइनस बी अपॉन, ये कौन सी हो गई लेटरल स्ट्रेन। अब तीसरी एक और होती है शेयर स्ट्रेन, ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो तीसरी वाली है
ये होता है जैसे कि कोई भी मटेरियल यहाँ पर ये रखा हुआ है वो नीचे, और इस पर इधर की साइड फोर्स लगाएं तो कुछ टाइम बाद डिफॉर्म हो जाएगा और इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये एंगल बना फाई, इसकी हाइट मान लेते हैं एच और डिफॉर्म हुआ डेल्टा, तो फाई टेन फाई क्या हो गया डेल्टा अपॉन एच, और फाई तो बहुत कम है, नेगलेक्ट है, अपन को दिखता थोड़ी है ऐसे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊँ तो ये थोड़ा सा मूव करेगा, बस थोड़ा सा, तो ये हमें दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम फाई काफ़ी नगेगा, तो हम टेन फाई को फाई ही लिख सकते हैं सीधा, फाई इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एच, ये हो जाता है शेयर स्ट्रेन। तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेन का हूबहू उसके जैसा ही है जैसा कि स्ट्रेस में था, बस ये है कि जो सिग्मा है उसकी जगह हम एक्सियल डाल देंगे, सिग्मा है उसकी जगह आप 7 डाल देंगे, और जो टाउ था उसकी जगह 5/2, बस इतना सिंपल सा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर होता है सीधा सीधा एप्सिलॉन एक्स एक्स फेस के अंदर एक्स डायरेक्शन के अंदर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे था पहले क्या था उसी हिसाब से आप देख लो, जिससे कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, जो था यहाँ पे टाउ है तो यहाँ पे हम 5xy/2, 5xz/2, 5yx/2 में सिग्मा आ गया, तो सिग्मा में हम क्या करेंगे एप्सिलॉन वाई वाई, तो 5yz/2, यहाँ पे क्या आएगा 5zx/2, 5zy/2, z। इस टाइप से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर इस पर क्या है, इस पर क्वेश्चन बनते नहीं है जनरली, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स उस पर बनते हैं, जो शेयर का था उसके अंदर वो दे देगा साइड वो उसके जो भी थी वैल्यूज़, और आपसे कोई से भी पूछ लेगा कि बताओ टाउ एक्स वाई क्या है, सिग्मा एक्स एक्स क्या है, या फिर इनमें से कोई भी दे देगा, और फिर बाद में प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल उसके ऊपर इसमें क्वेश्चन बनते थोड़े बहुत, बस। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये याद रखने के लिए शेयर कि कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, बेंडिंग मोमेंट, और उसके अंदर हम इन सबको अच्छे से कवर करेंगे। वैसे अब हम जो कुछ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला तो हम वैसे पढ़ चुके हैं यंग मॉडुलस, इसी होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस होता है सिग्मा, लीनियर स्ट्रेन का ट्रायंगल, ये तो हम वैसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दूसरा होता है, इसको यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरा होता है शेयर मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जैसे कि नाम में आ रहा है शेयर, तो सेम ही आएगा, शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयर स्ट्रेन, टाउ डिवाइडेड बाई 5। तीसरा होता है बल्क मॉडुलस, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सीधा होता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सिग्मा अपॉन। अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि वो स्ट्रेन जो होता है हमेशा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम
डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। कि जो भी वॉल्यूम है उसके अंदर जो चेंज हुआ है उसके अलावा जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है ये होता है अपना बल्क मॉडुलस। ना ये होता है अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके अलावा चौथा हमारा जो होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है पॉइसन स्ट्रेस। म्यू से डिनोट करते हैं इसको, ये होता है माइनस लेटरल स्ट्रेन। डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को क्या होता है 7L डिवाइडेड बाई लेटरल स्ट्रेन को वो होता है। अब ये माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि देखते हैं हम आगे, जैसे कि माइनस साइन था वो हमने वहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि जैसे कि अगर कोई मटेरियल उस पर हमने फोर्स लगाया P, उसके बाद उसकी शेप जो है वो डिफॉर्म हो गई, उसकी लेंथ बढ़ गई और एरिया कम हो गया। B था, ये B1 हो गया, तो B1 कम हो गया B, तो लेटेस्ट स्ट्रेन क्या कहता है B1 माइनस B अपॉन B। फिर यंग मॉडुलस में क्या आएगा नीचे डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ कितना L1 माइनस L अपॉन L। अब यहाँ पे देखिए ये L1 माइनस L, तो ये तो पॉजिटिव रहा, L तो खुद पॉजिटिव है, B खुद पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो B1 कम है और B ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये वाली टर्म क्या हो गई नेगेटिव। तो पॉइसन्स रेशियो जो है म्यू वो पॉजिटिव बना रहे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन ऐड कर दिया, जिसके कारण ये नेगेटिव नेगेटिव कट के क्या आ जाए पॉजिटिव, इसलिए हमने वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। आई थिंक आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि हमने वहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। चलिए आगे कुछ आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ फॉर्मूले हैं जो सीधे के सीधे ही क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं, सीधे के सीधे उठ के, जैसे कि इनके अंदर रिलेशनशिप है जो चारों हमने पढ़े हैं अभी, यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइसन रेशियो, इनके अंदर क्या रिलेशन है आपस में वो चलिए हम जानते हैं। जैसे कि होता है यंग मॉडुलस इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। ये हमें पता है क्या है यंग मॉडुलस, G है शेयर मॉडुलस, म्यू है पॉइसन रेशियो। ऐसे होता है E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस Q में। क्या होता है बल्क मॉडुलस और ये हमको पता है पॉइसन रेशियो है। इसके अलावा एक होता है E इक्वल्स टू 9kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस G। ये तीनों हमें याद रखने हैं। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। वैसे तो ये सीधे सीधे इन पर क्वेश्चन आया था, सीधे सीधे फॉर्मूला दे देगा, 4-5 फॉर्मूले, चार ऑप्शंस के अंदर 4 फॉर्मूले दे देगा, बोलेगा कौन सा वाला सही है, बस इतना सिंपल सा पूछता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो वैसे तो ज़्यादा कुछ बनने का चांस है नहीं इस पर, तो बस एक वो जो था 3D वाला उसके ऊपर से बनने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद ये है कि आप ये बताइए कि इन चारों में से जो है E, G, K एंड म्यू, इन चारों में से कितनी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए जिससे कि हम बाकी की दोनों प्रॉपर्टी निकाल सकें। तो आप देखिए अगर E और G मिल जाए हमें, तो E और G मिल जाए तो हम म्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। म्यू यहाँ मिल गया तो यहाँ में रख देंगे, E हमारे पास है तो K भी निकाल लेंगे, तो इसका मतलब हम दोनों निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम चारों में से अगर हमें 2 प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम बाकी के 2 फाइंड कर सकते हैं। ये कब है, क्योंकि हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले ही अजम्पशन स्टार्ट किया था, मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोट्रोपिक। इसी पे क्वेश्चन आया है सीधा सीधा कि अगर आइसोट्रोपिक कोई मटेरियल है तो हमें कितनी प्रॉपर्टीज़ उसके रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि हम बाकी की जितनी भी बची हुई प्रॉपर्टी वो सारी निकाल लें, तो इसका आंसर होगा टू प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम बाकी के दो निकाल लेंगे। पर अगर उसी जगह अनाइसोट्रोपिक हो गया, अगर वो आइसोट्रोपिक नहीं रहा, अनाइसोट्रोपिक है, इस पर 2 बार क्वेश्चन आ गया है, इसलिए इनको सीधा सीधा याद कर लीजिए। अगर अनाइसोट्रोपिक है कोई मटेरियल, जो आइसोट्रोपिक नहीं होता उसको अनाइसोट्रोपिक बोल देते हैं। अनाइसोट्रोपिक मटेरियल है तो उसके लिए हमें कितनी चाहिए, 21, इतनी ज़्यादा चाहिए हमें इसके लिए। और अगर वो ऑर्थोट्रोपिक है तो इसके लिए हमें उसकी 9 चाहिए। इसको आपको सीधा ही याद रखना पड़ेगा। एक बार आया है, वो भी शायद गलती से डाल दिया होगा, हमारे सिलेबस में से है नहीं है ना आइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक, पर इन्होंने एक बार आया तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं कि ऐसा क्या है। इस पर तो भी 2-3 बार आ गया कि कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये तो 2 है तो सिंपल सा है, तो समझा भी दिया मैंने कैसे हुआ है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यही देखते हैं कि लेंथ बढ़ती है तो ठीक है, इसको बढ़ने का हम वो भी निकाल लेंगे। पर अगर हमारे पास कुछ और तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं क्या, कि चेंज इन लेंथ कितना आया अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा वो हम देख लेते हैं। अगर हम एक्सियल लोड लगाएं, एक्सियल लोड, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना, जैसे कि अगर हम इसके अंदर हमने फोर्स लगाया पी, लेंथ है एल, एरिया है ए, और यंग मॉडुलस दे दिया है ई, तो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल। वैसे तो हम निकाल सकते हैं ई पी ए, तो चेंज इन लेंथ वैसे तो उसी को उन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला निकाल दिया। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ई इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्या होता है, पी अपॉन ए इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल कितना हो गया, इक्वल्स टू पी इंटू एल अपॉन ए ई। इसको अगर हम सीधे ही याद रखें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर ये है प्रिज्मेटिक बार और इस जगह पे इसे सीधा है, तो हम इसकी चेंज इन लेंथ स्टेप से निकाल सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखेंगे हम, क्योंकि हमारे लिए फॉर्मूले ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अगर टेपर्ड हो गया, सर्कुलर टेपर्ड बार है, लाइक अगर जैसे कि ये एरिया हो गया D1 D2, लेंथ हो गई L, और ये हो गया इसके इलास्टिक। तो इसके अंदर चेंज इन लेंथ क्या होगी वो अगर हम निकालें तो इसका फॉर्मूला आता है 4, अगर इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगाएंगे जैसे कि इस पर फोर्स लग रहा है इधर P, तो चेंज इन लेंथ का जो होगा 4PL डिवाइडेड बाई 5 D1 D2 E। ये फॉर्मूले हैं, ये हमें सीधे ही याद रखने पड़ेंगे कि किसमें क्या हो रहा है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको समझने का कुछ है ही नहीं, सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कहीं डेरिवेशन आपको मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा भी तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि इन द एंड आपको यही याद रखना है कि क्या आता है उसका रिजल्ट, वो सीधा इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए आई थिंक आपको यही याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक और बच जाता है, वैसे तो उसके ऊपर तो आज तक तो कभी क्वेश्चन आया नहीं, पर आई थिंक कभी आ जाए तो सेफ साइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर हो गया, अब तो रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार, रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार, जैसे कि अगर रेक्टेंगुलर स्टेप्स, इस जगह पे अगर इसकी ये थिकनेस है, ये है T, ये है B1 और ये हो गया B2। थिकनेस चेंज नहीं हो रही है,
ये आप ध्यान रखिएगा। ये इसकी हो गई ई। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर अगर चेंज इन लेंथ अगर पूछ ले, अगर यहाँ पर फोर्स लग रहा है पी और डेल्टा एल अगर हमें इसमें निकालना पड़े, तो इसका फॉर्मूला होता है पी, इसकी लेंथ तो बताइए एल, इसकी लेंथ हो गई यहाँ तक पी इंटू एल, एल एन B1 अपॉन B2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस B2 टी ई। वैसे आज तक कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो आपको याद रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा कि याद रख लो, क्योंकि अगर ये आ गया तो आप ही होंगे जो सिर्फ इसको करने वाले होंगे क्वेश्चन। ये सबसे अच्छी खास बात है ज़्यादा याद रखने की। जब कुछ नया भी आ जाता है तो भी हम ही होते हैं उस चीज़ को सही सॉल्व करने वाले। और एक थ्योरम होती है सुपरपोजिशन की, सिंपल सी है। वो आपको वैसे ही देख के समझ में आ जाएगी। ये अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है P, यहाँ पे लग रहा है 2P, यहाँ पे मान लीजिए आप इसे 3P, और यहाँ पे P, यहाँ पे 2P। तो इसके बाद अगर हमसे इसमें कहें कि चेंज इन लेंथ कितना है टोटल, ये बताइए, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे कि इसके अंदर हो गया L1, इसके अंदर चेंज हुआ, इसके अंदर L2 चेंज हुआ, डेल्टा L3 इसके अंदर हुआ, डेल्टा L4 इसके अंदर हुआ। तो हम फिर इस टोटल लेंथ के लिए हम इसको टोटल कर देते हैं, L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4। और इसके अंदर ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये तो खुल रहा है और इसके अंदर तो देखो कंप्रेसिव आ रहा है, तो इसकी लेंथ तो कम होगी, तो आप प्लस क्यों कर रहे हो। वो डेल्टा L2 अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। ये फिर जैसे कि इसके अंदर वापस से खुल रहा है इसके अंदर, तो जैसे कि टेंसल लग रहा है, तो इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, और इसके अंदर क्या पता वापस से कम हो जाए, जिसकी ये कम हो रहा है यहाँ पे, तो ये अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। इसका हमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सही दे देगा। इसको सुपरपोजिशन बोलते थे। ये काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन बने। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ऊपर आई थिंक 5-7 क्वेश्चंस करेंगे अच्छे बड़े बड़े से, जिससे कि हमारे कंसेप्ट और सही ढंग से क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के कुछ नहीं हो सकता। ये जिससे कि हमें सही ढंग से सब कुछ समझ में आ जाए और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं। मैं कहीं और से नहीं लेके आऊँगा, मैं पुराने गेट के क्वेश्चंस और ESC के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं मेंस के, वही हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।